Good morning, class 7. How are you? I hope you are fine at your home. So please take care yourself, study well. Today I will teach you a chapter number 4, growing up as boys and girls. Okay? That is a it is a chapter of political science. Look at here, political science book. It looks like. Okay? This is your political science book. Chapter number is 4. See here. And page number is 44. Okay. Now we start. In this chapter, basically, I will teach you. We will read gender inequalities. मतलब how society behave with the girl and boys, how they treat on the basis of their gender discrimination we will read in this. मतलब जेंडर के बेसिस पर कैसे गर्ल्स एंड बॉयज के साथ भेदभाव होता है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे बेटा. ओके? कैसे आपको उठना है, कैसे बैठना है, कैसे आपकी ग्रोन अप होगा, कैसे आपके साथ बिहेव होगा, ये सब आपके जेंडर पे बेस करेगा. ये कौन सिखाता? हु टीचर्स? सोसाइटी प्ले अ मेजर रोल इन दिस. Being a boy or a girl is an important part of one's identity. एक लड़का और एक लड़की होने के नाते ये हमारी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है कि हम एक लड़का है या लड़की, मतलब एक बॉय है या गर्ल है. ये जेंडर जो आइडेंटिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. वो जेंडर के बेसिस पर ही बिहेव करती है. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for the girls and boys. जब हम सोसाइटी में ग्रोन अप होते हैं, बड़े होते हैं, तो सोसाइटी हमें सिखाती है. सोसाइटी बेटा हमें क्या सिखाती है? सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि कौन सा बिहेवियर हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा नहीं. अगर हम गर्ल हैं तो कौन से बिहेवियर हमारे एक्सेप्ट किए जाएंगे सोसाइटी के द्वारा बीइंग अ गर्ल, और बीइंग अ बॉय कौन से बिहेवियर एक्सेप्ट किए जाएंगे. तो ये कौन सिखा रहा हमें सोसाइटी में कि आपकी किन चीजों को एक्सेप्ट करती है सोसाइटी, कौन सी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है. और ये किस पर बेस करता है? सबसे ज्यादा जेंडर पे, कि आप बेसिकली किस जेंडर को फॉलो करते हो, गर्ल हो या बॉय हो, और आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये भी आपका जेंडर बेसिस पर ही सोसाइटी डिसाइड करती है. What boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. मतलब गर्ल्स क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, बॉयज क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये हमें सोसाइटी सिखाती है और ये हमें हर जगह देखने को मिलता है. We can see exactly this thing everywhere. हर जगह हम ये चीज देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर डिफरेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कैसे गर्ल्स के साथ ट्रीटमेंट होता है, कैसे बॉयज के साथ ट्रीटमेंट होता है. ओके? We will try and answer this question in this chapter. Sorry. But do all society look at boys and girls in the same way? क्या ऐसा है कि सोसाइटी गर्ल और बॉय दोनों को ही सेम परसेप्शन से, सेम मतलब उसके लिए परसेप्शन रखती है? क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि क्या सोसाइटी गर्ल और बॉय दोनों के लिए एक जैसा परसेप्शन रखती है? परसेप्शन का मतलब होता है नजरिया रखती है. इस क्वेश्चन का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा. बचपन से ही हम जब से बड़े हो रहे हैं हमने क्या देखा है कि जेंडर के बेसिस पर हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं. लड़कियों को ये करना चाहिए, गर्ल शुड डू दिस, गर्ल शुड बी साइलेंट, गर्ल शुड स्पीक स्लो, मतलब लड़कियों को धीरे बोलना चाहिए, ये काम करना चाहिए कम, मतलब बहुत सारे बाउंडेशन. क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट जेंडर. हु टीचर्स अस? सोसाइटी, कि कैसे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. और ये सिर्फ हमें वो क्यों सिखा रही है कि बस जेंडर के बेसिस पर हम कहते हैं कि नहीं, हम अगर हम बेसिकली बात करें सोसाइटी में कि नहीं, हम मतलब लड़के और लड़की एक ही हैं और उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो एक सेम ग्रोन अप होते हैं. तो ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं सोसाइटी में, एक चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे हम. इस क्वेश्चन का जवाब इसमें पढ़ेंगे. ओके? We will also look at how different roles assigned to the boys and girls prepare them for future.
रोल्स एज मैन एज वुमेन। हमने बहुत सारी चीजें ये भी पढ़ी हैं कि कैसे हमें बहुत सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं फ्यूचर के लिए, क्या चीजें गर्ल्स को सिखाई जाती हैं, क्या बॉय को सिखाई जाती हैं, ताकि वो अपने फ्यूचर को प्रिपेयर कर सकें। We will learn that most society value men and women differently. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. सोसाइटी हमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन भी सिखाती है। वो रूल्स रेगुलेशन हमें क्या सिखा रही है कि जो काम गर्ल्स करती हैं वो लेस वैल्यूड होते हैं। लेस वैल्यूड मतलब उनकी उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है जितने की लड़कों के द्वारा या मैन के द्वारा जो काम किया जाता है वो ज्यादा वैल्यूड होते हैं। और ये भी किसने सिखाया है? सोसाइटी ने। अलग अलग पहले हमें टास्क दे दिए कि गर्ल्स को ये करना है अपने फ्यूचर के लिए और बॉयज को अपने फ्यूचर के लिए ये करना है, और उसी के बेसिस पर उन्होंने क्या कहा, सोसाइटी ने, पर्टिकुलर सोसाइटी समाज हमें एक बोल रहा है कि आपके जो गर्ल्स काम करती हैं वो लेस वैल्यूड है, मतलब घर का जो काम कर रही है वो टेक केयर कर रही हैं, लुकेड आफ्टर देयर फैमिली, जो भी वो कर रही हैं वो लेस वैल्यूड है मैन के बजाय। मैन का काम ज्यादा वैल्यूड है और ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा सोसाइटी का मानना है। This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. इस चैप्टर में हम ये तो पढ़ेंगे कि सोसाइटी में क्या मतलब क्या ऐसा भी है, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती है, ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। साथ में ये भी पढ़ेंगे जेंडर इनइक्वलिटी कि मतलब कैसे जेंडर के बेसिस पर डिफरेंस किया जाता है। सिंपली इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर का ये कहता है कि सोसाइटी जेंडर के बेसिस पर बहुत सारे डिफरेंस करती है, जेंडर के बेसिस पर ही बच्चों को ग्रोन अप किया जाता है, जेंडर के बेसिस पर ही उनके फ्यूचर को प्रिपेयर किया जाता है, जेंडर के बेसिस पर ही सोसाइटी डिसाइड करती है कि जो काम लड़कियां कर रही हैं वो लेस वैल्यूड है और मैन जो काम कर रहे हैं मतलब बॉयज या मैन जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूड है। ये सब डिसाइड कर रही है सोसाइटी, और ये सोसाइटी ने किसके बेसिस पर डिसाइड किया? सब कुछ जेंडर के बेसिस पर। इसमें कोई इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई भी रेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेंडर के बेसिस पर। तो हमने इंट्रोडक्शन से ही क्या चीज मानी, कौन सी चीज अराइज हुई इसमें सारे क्वेश्चन से? जेंडर इनइक्वलिटी। कि कैसे समाज यानी कि कैसे सोसाइटी, हाउ टू बिहेव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। पेज नंबर 45, इसका फर्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे हम, दैट इज ग्रोइंग अप इन सेमोआ इन द 1920s। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सेमोआ क्या है? सबसे पहले हम सेमोआ पढ़ लेते हैं, ये पूरे ही चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। सेमोआ 1920 में लिख सकते हैं, ठीक है। सेमोआ एक आइलैंड है जो कि सदर्न पार्ट में पड़ता है पैसिफिक ओशन के। ये एक आइलैंड है, ठीक है, और ये कहां पड़ता है? सदर्न पार्ट में पड़ता है पैसिफिक ओशन के। इसमें एक 1920 मतलब 1920 में सेमोआ आइलैंड में एक रिसर्च हुआ था। रिसर्च किस चीज पर? रिसर्च इस चीज पे हुआ था कि वहां के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से बड़े होते हैं, किस तरीके से उन्हें मतलब एजुकेशन दी जाती है, कैसे उन्हें टास्क सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सके। ये 1920 में रिसर्च के दौरान पता किया गया। रिसर्च का मतलब समझ लीजिए, रिसर्च का मतलब है हम जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सर्च का मतलब होता है किसी भी चीज को फाइंड आउट करना, तो मतलब टेक्निकल वे से हम जब किसी चीज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पता करते हैं तो उसे कहते हैं हम रिसर्च। तो सेमोआ नाम की आइलैंड में 1920s में एक रिसर्च हुआ था कि हाउ दे ग्रो हाउ द गर्ल्स एंड बॉय आर ग्रोइंग देयर, मतलब कैसे बच्चे वहां बड़े हो रहे हैं, ये सब मतलब ये क्वेश्चन था। ये सब चीजें रिसर्च में पता की गई थी, कैसे वहां पे बच्चों को बड़ा किया जाता है,
क्या वहाँ पे जेंडर के बेसिस पर डिफरेंस किया जाता है, क्या वहाँ पे लड़कियों को अलग टास्क सिखाए जाते हैं, लड़कों को अलग टास्क सिखाए जाते हैं, ये सब रिसर्च का पार्ट था। ठीक है, इसी के बेसिस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई। जब भी हम एक रिसर्च करते हैं तो रिपोर्ट जरूर आती है। रिसर्च का मतलब क्या है, वेरियस क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करना, इंफॉर्मेशन निकालना और फिर उन्हीं क्वेश्चन के आंसर देना, वो एक रिपोर्ट है कि हाँ इस रिपोर्ट से, इस रिसर्च से हमें ये पता चलता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो पढ़ लेना। द Samoan Islands are the part of a large group of, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में पड़ता है। इन 1920 में एक इसमें रिसर्च हुआ था। अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन Samoan सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर हम 1920 का रिसर्च देखें Samoan सोसाइटी का, तो उसमें सबसे पहली बात ये पता चली कि वहां के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। दे डिड नॉट गो टू स्कूल लाइक अदर चिल्ड्रन। They learned many things, such as how to take care of children, do household work from older children and from adults. मतलब सीखते वो सारी चीजें हैं, कैसे मतलब बच्चों को मतलब कैसे एडल्ट से काम है, कैसे फिशिंग करनी है, कैसे मतलब बड़े छोटे बच्चों को देखभाल करनी है, ये सारी चीजें सीखते हैं। लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हैं। जो एक कॉमन मैन की पर्सन की एक लाइफ होती है, एक फीमेल या मेल की, वो सारी चीजें सीखते हैं, बट वो स्कूल नहीं जाते। सबसे मेन इंपॉर्टेंट वहां पे काम क्या होता है, फिशिंग। जब वो आइलैंड पे रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिशिंग उनका मेन ऑक्यूपेशन होगा। तो फिशिंग भी वो बिना स्कूल जाए ही सीखते हैं अपने पेरेंट्स से। हाउस होल्ड वर्क यानी कि घर के काम, जितनी भी चीजें, कैसे बच्चों को बड़ा करना है, क्या बच्चों को मतलब चीजें जरूरत है, किस सारे टास्क जो भी लाइफ के होते हैं, वो सब चीजें वो घर पर ही सीखते हैं। वो कोई स्कूल नहीं जाते किसी भी तरीके के। फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। फिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, दैट आई टोल्ड यू। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन। मतलब वहां के जो यंग पीपल हैं, जैसे कि ग्रोन अप पीपल हैं, वो मतलब फिशिंग एक्सपीडिशन सीखते हैं, कैसे हम फिशिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग ही है। इसको और आगे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो वो ये सब चीजें भी सीखते हैं। बट दे लर्न दिस थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। वो ये सारी चीजें सीखते हैं, बट वो ये सारी चीजें भी कहाँ सीख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने घर में। बचपन से ही वो सारी चीजें सीखते हुए आए हैं, बट वो कभी भी कहीं भी स्कूल नहीं गए। ये सारी चीजें उन्होंने अपने बड़े एल्डर से सीखी है, यानी अपने बड़े लोगों से सीखी, अपने फैमिली मेंबर से सीखे, बट वो स्कूल नहीं गए हैं कभी। ये रिपोर्ट के दौरान पता चला था कि सैमोन आइलैंड के बच्चे कभी भी स्कूल नहीं गए हैं। As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them. देखिए, जैसे ही बेबी वॉक करने लगता है, मतलब सैमोआ के ये भी रिपोर्ट में पता चला कि जैसे ही बच्चा वॉक करने लगता है, वॉक का मतलब चलने लगता है, वहां के लोग उसकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन वो उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते, उनकी चाहे मदर्स हो एडल्ट हो। अगर बच्चा पैदल चलने लगा है तो वो मतलब खुद ही अपने आप को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा, बट मदर्स उसकी हेल्प नहीं करेंगी, ना ही कोई एडल्ट उसकी हेल्प करेगा। ये मतलब रिपोर्ट में पता चला। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफ्टन एज यंग एज 5 years ओल्ड। 5 साल का बच्चा वहां पे ओल्डर माना जाता है, यानी कि 5 साल का बच्चा वहां पे बहुत ज्यादा मैच्योर और समझदार माना जाता है सैमोआ आइलैंड का। टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मतलब 5 ईयर के बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो क्या करेगा, वो उससे छोटे बच्चों की देखभाल करेगा। मतलब कोई 5 साल का बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पे ए जो है वो 5 साल का हो चुका है, तो वो जितने भी उससे छोटे होंगे, चाहे 3 years के हों, 2 years के हों, 1 years के हों, वो उन सबकी देखभाल करेगा। उनकी जो मदर है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना रोल प्ले नहीं करेंगी। तो ये एक बहुत ही मतलब क्या है, बहुत ही शॉकिंग सी रिपोर्ट है कि 5 years जो बच्चे होते हैं वो अपना ही देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो दूसरों की देखभाल कैसे करेंगे। तो ये भी रिपोर्ट में आया, और वो किसी भी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ये भी एक शॉकिंग वो थी, न्यूज थी मतलब रिपोर्ट में। Both boys and girls looked after their young siblings.
मतलब चाहे वो लड़की हो या लड़के हो, सबको ही अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना है समूह में। बट बाय द टाइम अ बॉय वाज अबाउट 9 years old he joined the older boys in learning outdoor। लेकिन जब लड़का अगर 9 साल का हो जाता है, जब लड़का 9 साल का हो गया तो क्या होगा, वो बाहर जाने लगता है आउटडोर जॉब के लिए, आउटडोर जॉब के लिए। अभी तक हमने देखा कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर वो 5 साल के हो गए हैं तो वो अपने छोटे भाई बहनों का घर में ख्याल रखेंगे। जब यही बच्चे बड़े होकर के 9 साल के हो गए हैं तो लड़कियां अभी भी अपनी उसी काम को करेंगी, यानी कि अपने छोटे भाई बहनों का ही ख्याल रखेंगी, लेकिन लड़के बाहर जाकर के आउटडोर जॉब में अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे। आउटडोर जॉब क्या है, फिशिंग करना, बहुत सारी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना रोल प्ले करना। फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट, मतलब वो फिशिंग सीखेंगे, कोकोनट कैसे प्लांट किया जाता है, पेड़ पौधे कैसे उगाए जाते हैं, ये सब चीज सीखेंगे। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। और लड़कियों को बाहर जाना अलाउड नहीं है, मतलब अलाउड है लेकिन टीनेजर में। लड़कियां जब तक टीनेजर नहीं हो जाती, टीनेजर का मतलब होता है 15 इज मतलब 12 ईयर्स से एवर, ये पर्टिकुलर एज नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। 9 ईयर्स में लड़के बाहर का काम सीखने लगते हैं, कोकोनट कैसे उगाया जाता है, फिशिंग कैसे करी जाती है, ये सब चीजें। और लड़कियां अभी भी अपने घर की देखभाल करने में ही मतलब उन्हें बिजी रखा जाता है, बच्चों को कैसे संभाला जाता है ये सब उन्हें सिखाया जाता है, साथ में घर के काम। इसमें वर्ड दे रखा ERRAND, एरेंड, उसका मतलब होता है घर के कामकाज। ERRANDS मतलब घर के कामकाज। तो लड़कियों को अभी तक यही सिखाया जा रहा है कि घर के कामकाज कैसे किए जाते हैं, अपने बड़ों की हेल्प कैसे की जाती है, बच्चों को कैसे रखा जाता है, ये सब चीजें किसको सिखाई जा रही है, लड़कियों को। और लड़कों को क्या सिखाया जा रहा है, बाहर के काम। But once they become teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, work in the plantation, learn how to weave basket. लेकिन जब लड़कियां 14 ईयर्स की हो जाती हैं, लेकिन जब लड़कियां 14 ईयर्स की हो गई हैं तब उनको बाहर की चीजें सिखाई जाती हैं। मतलब लड़कियों को तो 9 ईयर्स से सिखाना स्टार्ट कर दिया बाहर के काम, लेकिन लड़कियों को कब सिखाया जा रहा है, 14 ईयर्स की। जब वो 14 ईयर्स की हो जाएंगी तब उनको फिशिंग सिखाई जाएगी, कोकोनट कैसे प्लांट किया जाता है ये सिखाया जाएगा, बाहर ट्रिप पे भेजा जाएगा। तो ये सब चीजें वहां पे चल रही है, कहाँ पे, सैमोआ आइलैंड पर। Where boys were supposed to most of the work while girls helped with the preparation। मतलब कुकिंग कैसे की जाती है, बास्केट कैसे बुनी जाती है, ये बास्केट बुनते हैं, उस वो सब चीजें सिखाई जाती हैं, कुकिंग वगैरह सब जब चीजें सिखाई जाती हैं तो लड़के भी उनकी हेल्प करते हैं। तो सैमोआ आइलैंड में अभी तक हमने क्या देखा कि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, सारे काम काज वो घर पे ही सीखते हैं। लड़कों को 9 ईयर से ही बाहर जाना अलाउड हो जाता है और लड़कियों को 14 ईयर से जाना अलाउड होता है, ठीक है। और ये लोग मिलकर के, उनके जो पेरेंट्स हैं, सैमोआ आइलैंड के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को 5 ईयर्स से ही एडल्ट मानना स्टार्ट कर देते हैं। 5 ईयर्स का मतलब है कि उनका बच्चा एडल्ट हो चुका है और वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, वो उसमें उसको ग्रोन अप करने में, उसको पालने में, उसके किसी भी काम में हेल्प नहीं करेंगे। तो ये एक रिपोर्ट आई किसकी, 1920s के रिसर्च की, जो की गई थी सैमोआ आइलैंड की, ठीक है। ये हमने रिसर्च देखा। तो इसमें बेसिकली आपने चीज नोटिस की, इसमें बेसिकली चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या थी, वो तो एक ये था कि उनका स्कूल ना भेजना, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बच्चे को 5 ईयर से एडल्ट मान लिया, ये उनका ये आपने एज, जहां लड़के को 9 ईयर्स में बाहर भेजना अलाउड कर दिया, वहीं लड़की को कब भेजा जा रहा है, 14 ईयर्स की एज में। तो यहाँ से क्या चीज है, एक जो पॉइंट स्ट्रोक होता है वो कौन सा है, जेंडर इनइक्वलिटी। इसको और डिटेल में बढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से। मध्य प्रदेश के 1960s में एक रिसर्च किया गया मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में कैसे लड़की या लड़के की देखभाल की जाती है, क्या वहां पे डिफरेंसेस होते हैं जेंडर में या नहीं होते हैं। The following is adapted from an account on experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s। ये सब चीज जानने के लिए मध्य प्रदेश के एक स्मॉल टाउन में 1960s में एक सर्वे किया गया
सर्वे मतलब रिसर्च ही होता है एक तरीके से, वो छोटा पार्ट होता है सर्वे, ठीक है। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल, मतलब देखा गया मध्य प्रदेश में कि 6 क्लास से वहां के लड़के और लड़कियां सेपरेट स्कूल में जाते हैं, मतलब गर्ल्स स्कूल अलग है और बॉयज स्कूल अलग है, वो कोएड में नहीं पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बॉयज स्कूल। सेकेंडली, जो स्कूल बॉयज का था वो बहुत ही अलग था और गर्ल्स का स्कूल बहुत अलग है। बताती हूँ कैसे। बॉयज का स्कूल जो था वो बहुत ओपन था, कोई भी कोर्टयार्ड नहीं था, किसी भी तरीके की बाउंड्री नहीं थी वहां पे। जो गर्ल का स्कूल था मध्य प्रदेश में, पर्टिकुलर मध्य प्रदेश में नहीं, मतलब बताया गया है कि जो गर्ल्स का स्कूल था वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा पैक्ड, मतलब हर जगह से बाउंड्री होती है, कोर्टयार्ड होते हैं ताकि वहां पे लड़कियां खेल सकें, और विंडो लगी होती है ताकि वो आउटसाइड भी किसी भी चीज को देख सकें। लेकिन बॉयज का क्या, बॉयज के स्कूल कैसे होते हैं, बहुत ओपन, कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। तो स्कूल पहला तो सेपरेट स्कूल में जा रहे हैं, साथ में उनके डिजाइन में भी फर्क है स्कूल के। They had a central courtyard where they played in the total seclusion and safety from the outside world. जो लड़कियों का स्कूल है वो बिल्कुल पैक्ड है, बाउंड्री है, कोर्टयार्ड दिया गया है, कोर्टयार्ड मतलब खेलने का मैदान एक तरीके से, ठीक है, और उसको उसमें विंडो दी गई है ताकि वहां पे लड़कियां आराम से फ्रीली खेल सके और बाहर के वर्ल्ड से सेफ रह सके, किसी भी तरीके की उन्हें परेशानी ना हो। The boys school had no such courtyard, लेकिन बॉयज के स्कूल में कोई भी कोर्टयार्ड नहीं है, कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है, किसी भी तरीके की पैकिंग नहीं है ना, और पूरा फ्री है, वो जहां चाहे वैसे जा सकते हैं। एवरी इवनिंग, मतलब ये क्या है, बिग स्टेज अटैच टू द स्कूल, ये सब चीजें हमने क्या देखी उसमें, ये सारी चीजें हमने क्या देखी कि मतलब स्कूल में भी, स्कूल के डिजाइन में भी डिफरेंस है, सिर्फ इसलिए कि ये लड़कियां हैं, ये लड़कियों का स्कूल है और ये लड़कों का स्कूल है, इसलिए स्कूल के डिजाइन में भी डिफरेंस है, सेपरेटली जा रहे हैं। साथ में हमने एक कॉमन सा एग्जांपल देखें कि जब भी हम स्कूल से आते हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, तो गर्ल्स क्या आती हैं, ग्रुप में आती हैं हमेशा, और बॉयज क्या है, बॉयज भी आते हैं ग्रुप में, लेकिन कुछ बॉयज सेपरेट में भी चलते हैं, अपने घर भी लेट पहुंचते हैं, आराम से फ्रीडम से फ्री होकर के शाम तक पहुंचते हैं। लेकिन गर्ल्स ऑन टाइम पहुंचती है, ग्रुप में जाती है ताकि उन्हें कोई भी परेशान ना करे, और टाइमली उन्हें पहुंचना भी है, वो लेट नहीं हो सकती, क्योंकि उन पे किसी भी तरीके का कोई अटैक ना हो जाए या उन्हें किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचे, सोसाइटी आउटसाइड जो सोसाइटी है उन्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना करे, तो वो ऑन टाइम घर जाती हैं, ग्रुप में जाती है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके। लेकिन वही अगर हम बॉय की बात करें तो ये क्या है, वो आराम से जाते हैं, उन्हें पूरी फ्रीडम है, आराम से वो इवनिंग तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, सोसाइटी ने बाउंडेशन गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा बना दी, बॉयज के लिए बहुत कम, सिर्फ क्यों, क्योंकि जेंडर के बेसिस पर, ठीक है। तो ये सारी बाउंडेशन किसके द्वारा क्रिएट की गई, सोसाइटी के द्वारा, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने नहीं की गई। ये सब कि लड़कियां कैसे खेल खेलेंगी, मतलब किस तरीके के गेम खेलेंगी, बॉयज किस तरीके के गेम खेलेंगे, ये सब क्या है, इस सोसाइटी ने एक फिनोमिना सेट कर दिया है कि इसी में उनको ग्रोन अप होना है, ताकि गर्ल्स क्या कर सकें, मतलब प्रोटेक्ट रह सकें, सेफ रह सकें। ये सब एक फिनोमिना तैयार किया गया है जेंडर के बेसिस पर, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसके रीड करके रखेंगे, रिकॉल करके रखेंगे, रिवाइज करके रखेंगे, ओके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास 7 डिड नॉट सबमिट देयर वर्क which I have given on Friday, okay, yes, on Friday I have given you a work, a question, sorry, a give reason which you have to answer yourself, but still you didn't submit. It is not good habit, beta. If teacher has given you work, then you should complete and submit, okay, because study is most important, you can't escape it. So please remember this thing for the next time. Till then, good morning.